और आपको बता दें कि हमारे बीच राज्य मंत्री गुलाब देवी जी भी आ चुकी हैं। बहुत स्वागत एक बार उनसे, उनका आप लोग जोरदार तालियों के साथ करें। साथ ही हमारे बीच इस वक्त राकेश कुमार सिंह साहब भी हैं और प्रभाकर चौधरी साहब भी हैं, उनका भी जोरदार आप स्वागत करें। सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा अपने संपादक अरविंद चतुर्वेदी को। अरविंद जी, आप मंच पर आइए। तो ये बड़ी अच्छी बात है बहन जी, आपकी राजनीति को हमने बड़े करीब से देखा है। आप जरा अपना शुरुआती दिनों का संघर्ष बताइए, कैसे आपने पढ़ाई की, कैसे आप राजनीति में आई और आपके पिताजी क्या चाहते थे, तब हम लोग फिर पॉलिटिकल सवाल पे आए। क्योंकि ये पता होना चाहिए कि आज के समय में आप देखिए, हर आदमी राजनीति करना चाहता है, नेता बनना चाहता है, और नेता तो तुरंत बनना चाहता है, साथ में वो पद भी चाहता है तुरंत। तो कितना संघर्ष करना पड़ा, कितनी बार के आप विधायक हैं? जो प्रश्न आपने मुझसे किया है वो बहुत ही चुनौती से भरा हुआ प्रश्न है कि मैं राजनीति में कैसे आई जी, और मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही। तो अरविंद जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपने माता पिता की एकमात्र संतान रही और उन्होंने, आप समझिए कि अब से 58 साल पहले, जब बच्चा 2.5-3 साल का नहीं जाता था विद्यालय, 5 साल से पहले तो जाता नहीं था, तो मैं समझती हूँ कि 55 साल पहले शिक्षा का क्या स्तर होगा। जी जी। लेकिन इतने पर भी माता पिता ने बहुत मेहनत करके, जो उनका कार्य था पिताजी का कपड़ों पे प्रेस करने का, उन कपड़ों पे प्रेस करते करते उनके दिमाग से ये बात कभी ना निकली कि मैं अपनी लड़की को ना पढ़ाऊं। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। और मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को ये सोचना और समझना चाहिए, जो आज सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रही है। मैं समझता हूं कि ये सीखने लायक बात है कि इनके पिताजी ने आज से 55 साल पहले ये सोचा था कि अगर मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा तो हमारा परिवार कहाँ जाएगा। बेटी जब पढ़ती है तो वो अपने परिवार का नाम तो रोशन करती ही है, जहां जाती है उस परिवार का भी नाम रोशन करती है। तो हमें ये सोचना और समझना चाहिए। जी बहन जी। समाज की बहुत सी चुनौतियां आई, नाते रिश्तेदारों की बहुत सी चुनौतियां आई कि लड़की को पढ़ाना नहीं चाहिए, ये पराए घर का धन होती हैं और इनको पढ़ाने से आप क्या नौकरी कराएंगे, लड़के का कमाया हुआ खाएंगे। जो पुरानी किंवदंतियां हैं वो सब सामने आई। लेकिन इतने उच्च कोटि के विचारों के मेरे पिताजी थे और माताजी थीं, उन्होंने किसी की भी नहीं मानी और मुझे शिक्षा में बराबर आगे वो बढ़ाते रहे। इन सब का सामना करते करते हमारी चंदोसी, जहाँ से मैं चुनाव लड़ती हूँ, जहाँ मेरा जन्म हुआ था, वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे है जी। उसमें मैं समझती हूँ कि कम से कम 27 इंटर कॉलेज हैं, बहुत डिग्री कॉलेज हैं, रेलवे जंक्शन है, वो जनपद बनने के बहुत ही पुराना रेलवे जंक्शन है। हाँ जी, बहुत पुराना रेलवे जंक्शन है, ITI सब कुछ है वहाँ पर। तो इस प्रकार के वातावरण में MA कराया पॉलिटिकल साइंस से, B.Ed कराया, और उसके बाद में जैसे ही मैंने MA और B.Ed किया वैसे ही मैं तुरंत ही पॉलिटिकल साइंस की प्रवक्ता बन गई। ये उनकी मेहनत का फल रहा, माताजी पिताजी का, कि आपको उन्होंने टीचर बना दिया। हाँ, मुझे प्रवक्ता बना दिया, आयोग से मेरा चयन हुआ और मैं प्रवक्ता बन गई जी। इस बीच में प्रिंसिपल रही और प्रिंसिपल के पद से ही जिस कॉलेज में मैं पढ़ी 6th क्लास से जी, उसी कॉलेज में प्रवक्ता भी रही और मैं प्रिंसिपल भी रही। बहुत बढ़िया। 39 साल, 39.5 साल मैंने सर्विस की। मैं समझती हूँ 24-25 साल की उम्र में मैं प्रवक्ता बन गई थी और बाद में प्रिंसिपल। तो पिताजी ये नहीं कहा कि तुम अफसर बन जाओ? अब जब टीचर बन गई, MA किया, B.Ed किया। हाँ, पिताजी लोग सोचते हैं कि महिलाओं के लिए टीचर से अच्छी कोई नौकरी है नहीं। उस समय और कुछ दिमाग में था ही नहीं। जैसे अभी कप्तान साहब ने बताया, DM साहब ने बताया कि DM क्या होता है या अधिकारी कैसे होते हैं, ऐसा मैं समझती हूँ कि उस समय ऐसा दिमाग में भी कुछ नहीं था। लेकिन जो परिवेश था हमारा, जी बहन जी,
उस परिवेश में बहुत ही मानसिक संकीर्णताएं थीं, जी ज्यादा व्यापकता नहीं थी। लड़कियों को और विशेष रूप से जो अनुसूचित जाति वर्ग है जी। उसमें तो बहुत ज्यादा प्रतिबंधित थी लड़कियां। उनको बाहर जाने देना या फिर खुले विचारों का रखना बहुत मुश्किल था। देव योग से और वातावरण के संपर्क में आने से कि किस प्रकार के वातावरण में रही, क्योंकि मेरे पिताजी SM डिग्री कॉलेज जो नामी कॉलेज है जी। चंदोसी का नहीं, मैं समझती हूँ जनपद का, जी उसमें ही कपड़ों की धुलाई का काम करते थे। तो वहाँ के वातावरण से मेरे पिताजी प्रभावित थे और उन्होंने मुझे शिक्षा में आगे बढ़ाया। जब वहाँ का मैंने वातावरण देखा तो मन में ये जरूर आई कि जैसे ये प्रोफेसर आते हैं, जैसे अभी कप्तान साहब बता रहे थे और GM साहब बता रहे थे, जो प्रोफेसर हमें पढ़ाते हैं तो हमें भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जी, ऐसे एकदम। दिमाग में विचार आते थे जी। और उसी के आधार पर फिर हम प्रवक्ता बने और प्रिंसिपल बने। तो बहन जी, राजनीति में कैसे आपका आना हो गया? राजनीति में जब हम कॉलेज में पढ़ते थे जी और बच्चों के लिए कोई परेशानी होती थी तो सबसे पहले हम ही उन बच्चों को लेके क्लास टीचर के पास जाते थे और क्लास टीचर नहीं सुनती थी तो डरते डरते बड़ी मैडम के पास जाते थे, प्रधानाचार्य के पास, और उनको बताते थे कि आज इस बच्चे को ये परेशानी है, बुखार आ रहा है या इसको घर जाना है या कोई बात है। तो धीरे धीरे इस प्रकार से एक आत्मविश्वास बढ़ता चला गया और लोगों की समस्याओं का निराकरण करने की क्षमता आती गई। भारतीय जनता पार्टी में कैसे आपका आना हुआ? भारतीय जनता पार्टी में जब राम जी का मामला चल रहा था, जी जब उनके इस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे थे, वहां से मंदिर आंदोलन के दौरान राम ज्योति आई थी। जी जब राम ज्योति आई थी तो एक बहुत बड़ा उत्साह था, छात्रों में भी, आम नागरिक में बहुत बड़ा उत्साह था राम ज्योति के समय। जी फिर हम लोगों में भी वो उमंग हुई और उसका हमने प्रचार प्रसार किया। धीरे धीरे रुचि बढ़ी तो महिला संगठन में रहे, सबसे पहले युवाओं के संगठन में रहे, फिर महिलाओं के संगठन में जिला अध्यक्ष रहे। जी धीरे धीरे फिर इस प्रकार से राजनीति में रुचि बढ़ती चली गई और सबसे पहले जो मैं बनी वो नगर पालिका की सभासद बनी। जी अपने मोहल्ले से नगर पालिका की सभासद बनी। फिर वहां से राजनीति का प्रादुर्भाव शुरू हो गया। तो आपको किसने कहा कि चलो चलिए विधायक लड़िए आप? नहीं, तो जनता ने बना दिया, कोई विधायक सांसद स्वयं से नहीं बनता। नहीं, लड़ने के लिए किसने कहा कि चलिए लड़िए विधानसभा लड़िए? वातावरण इस प्रकार का बन गया, लड़ने के लिए तो जो हमारे साथी थे, जो साथ में रहते थे, जी उन्होंने ही आगे बढ़ाया। क्योंकि जी। राजनीति एक ऐसी चीज है जिसमें व्यक्ति स्वयं से कुछ नहीं कर सकता। उसकी भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उसके जो सहयोगी होते हैं, कुशल सहयोगी होते हैं, जो उसके शुभ चिंतक होते हैं, वही उसको आगे बढ़ाते हैं। बहन जी, अब आप राजनीति की बात करते हैं, अब तो देखिए आपकी राजनीति को लोगों ने भी समझ लिया होगा कि भाई आपकी राजनीति कितनी नीचे से शुरू हुई है। इसीलिए आपसे देखिए कोई झगड़ा उगड़ा करता नहीं है यहाँ पे, वो जानते हैं कि नीचे से आई हैं, उनको सब पता है ना जी। अब हम लोग राजनीतिक बात करते हैं। 2022 का चुनाव बहुत दूर है नहीं। आपकी पार्टी ने सुबह दोपहर शाम सबकी ड्यूटी लगा रखी है, घर परिवार सब छोड़ छाड़ के कहाँ फील्ड में रहिए भाई आप लोग, है कि नहीं? वो तो हमेशा से ही हम लोग कार्य में लगे रहते हैं, अभी नहीं, शुरू से ही। नहीं, ये जो योगी जी की सरकार आने के बाद जो है ये काम जो है, आप तो समाज कल्याण में भी रही हैं, हमने आपका काम देखा है, अब आप उच्च शिक्षा में आ गई हैं, तो अभी उच्च शिक्षा में आप क्या क्या कर रही हैं, हम लोग जरा वो समझें। माध्यमिक शिक्षा में, हाँ माध्यमिक शिक्षा, माफ कीजिएगा, माध्यमिक शिक्षा में। जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा के लिए और चिकित्सा के लिए विशेष रूप से महत्व देते हैं। उनका मानना यह है कि जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी वो शिक्षित होगा। तो शिक्षा के संबंध में उन्होंने बहुत ही सक्रिय कदम उठाए हैं। देखिए, मैं शिक्षा के बारे में आपको बता दूं जी कि शिक्षा की व्यवस्था सबके लिए बहुत अच्छी है। उसमें जहां एक और बच्चियों के उत्थान के लिए पूरा ध्यान दिया जाता है, वहीं बच्चों के लड़कों के लिए भी उनकी शिक्षा व्यवस्था में पूर्ण रूप से एक विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। लेकिन जो बताने की चीज़ है मुख्य रूप से वो है अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए। आ रहे देखिए, हमारे बीच में वर्क साहब भी आ गए हैं। वर्क साहब का हम स्वागत करते हैं। आइए वर्क साहब।
अभी तक आपका देखिए पूरा मुद्दा जिला अध्यक्ष जी संभाले हुए थे एकदम। ले आओ राघवेंद्र, ऊपर ले आओ, आइए इधर से आए प्लीज। हाँ हाँ, बर्ग साहब जो है अपनी बेबाक बात करने के लिए जाने जाते हैं। एक माइक जरा बर्ग साहब को दीजिए। हाँ, एक पानी लेंगे बर्ग साहब? रुक जाओ जरा, रुक जाओ, अभी दे रहे। हाँ, बहन जी बता रही थी कि भाई इन्होंने अभी तक देखिए ये बताया कि वो कैसे राजनीति में आई। एक तो इन्होंने ये बताया इनका कितना संघर्ष था। सबसे पहले इन्होंने नगर पालिका का चुनाव लड़ा, पार्षद बनी, पार्षद बनने के बाद जो है समय ने इनको विधायक बना दिया। अब आपकी भी तो बड़ी पुरानी राजनीति है, हैं? दोनों लोग शायद आप एक दूसरे को समझते होंगे। बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और आपका तो पूरा आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा है। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए कह रही हैं बहन जी कि भाई आपका आशीर्वाद रहा है। हाँ। तो मतलब अब कोई जवाब बहन जी का देना नहीं है आपको, मुझे लग रहा है। भाई लड़ाई क्या है इनकी हमारी? नहीं, लड़ाई तो राजनीति की है, आपकी इनकी तो लड़ाई है नहीं। हाँ। भाई ये देखिए, ये मंदिर की पैरोकार हैं। मैं मस्जिद का पैरोकार। लेकिन राजनीति में भी आपकी कोई लड़ाई मुझसे नहीं होती है, पूरा आशीर्वाद देते हैं। कैसे ये बर्ग साहब देखिए ऐसा, मेरी बहन है, छोटी बहन है ये। हाँ नहीं भाई देखिए ऐसा है कि अभी देखिए मंदिर के लिए सब जगह जाके दूर दूर जाके दान मांग रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि मस्जिद जो बनेगी उसके लिए दान मांगेंगे आप? क्या भाई ये मंदिर बनाने के लिए ये लोग तो सब जगह जा रहे हैं, कह रहे हैं मंदिर को नहीं दे सकता। मंदिर को नहीं देंगे आप? भाई देखिए अब ये बात ही है, वो इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम जो है एक मजहब जो है वो दुनिया में जो मजहब आया है इस्लाम, और हमारे नबी रकीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नबी थे, अल्लाह के नबी थे। तो उन्होंने मस्जिदें और बनाई और नमाज का तरीक़ा बताया कि किस तरीके से हमें मुसलमानों को अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। बहरहाल उस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो हमारी इबादत गाह जो है मस्जिद है, तो इसलिए हम जो कुछ भी करना है, अब इन्होंने हमारी बाबरी मस्जिद तोड़कर वो बना ली। थोड़ा ऊपर कर लीजिए। हाँ? भाई नहीं, हम अब तो कोर्ट का फैसला आ गया है बर्ग साहब उस पे। तो अरे फैसला आ जाना और चीज है, लेकिन सच्चाई अपनी जगह रहेगी और हमेशा रहेगी। तो कैसे, मतलब आप क्या कह रहे हैं कि मतलब कोर्ट के फैसले पे इतराज जता रहे हैं? भाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। तोड़कर नहीं बनाई गई थी, मस्जिद ही बनी थी जगह जिस ज़माने में बनी थी। गुलाब जी आप क्या, बहन जी क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगी कि ये विश्व विदित है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। बताइए भाई बर्ग साहब, क्या वहाँ ऐसा तो नहीं था कि मौलाना साहब ने वहां जन्म लिया हो, मोहम्मद साहब ने जन्म लिया हो? मोहम्मद साहब का जन्म तो अयोध्या में नहीं हुआ, तो वहां मस्जिद आ कहां से गई? हमारे भगवान राम ने ही अयोध्या में जन्म लिया, शायद ग्रंथ भी कहते। भाई देखिए इनका कहना है कि अयोध्या में रामलला पैदा हुए थे, दुनिया जानती है। आसारे कदीमा के लोगों से, यानी सुप्रीम कोर्ट के आदमियों ने जी ऑर्डर देके वो सारी जमीन जहाँ मस्जिद बनी हुई थी सब खुदवा कर देखी कि यहाँ मंदिर का तो कोई निशान नहीं था, लेकिन उसमें कोई निशानी नहीं मिली। नो ऑब्जेक्शन उसमें। नहीं, वहां आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब खुदाई कराई तभी तो बर्ग साहब मिले। कोई कहीं भी पैदा हो सकता है, पैदा हो जाना। और नहीं तो आप क्या, आप राम को चैलेंज कर रहे हैं कि वो वहां पैदा नहीं है? है? आपके पास क्या कोई ऐसे प्रमाण है क्या कि भगवान राम वहां नहीं पैदा हुए हैं? नहीं, हम उन पर कोई क्या एतराज क्या कर रहे हैं बताइए? नहीं तो कोई एतराज नहीं कर रहे हैं। नहीं तो बहन जी तो यही कह रही है ना कि भगवान राम दुनिया जानती है कि भाई वहां पैदा हुए हैं। अरे पैदा होना और बात है, लेकिन जहाँ मस्जिद बनी हुई थी उस जगह पैदा नहीं हुए। तो ये कैसे कहा जाए? बहन जी बताइए भाई, अब जवाब दीजिए आप इनका, बर्ग साहब का जवाब आप दीजिए। वो कह रहे हैं जहां मस्जिद बनी थी वहां नहीं पैदा हुए थे। बर्ग साहब भी इस बात को जानते हैं कि भगवान राम का जन्म स्थान श्री अयोध्या में है। अब आप आपस में हम लोग के क्यों लड़ा रहे हैं कोर्ट में? नहीं मैं नहीं लड़ा रहा हूं, मैं तो कोर्ट ने आदेश दे दिया। मेरा काम है सवाल जवाब करना। कोर्ट ने आदेश दे दिया, सब लोगों के निर्णय से एक मत ये हो गया कि ये भगवान राम की ही जन्मभूमि है और उस पर हमारा भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो अब हम लोग इस विवाद में क्यों पड़े? क्यों बर्ग साहब?
देखिए वो तो जो कुछ कर लिया वो तो अपनी ताकत से कर लिया, जो कुछ भी कर लिया। तो आप आएंगे तो आप अपनी ताकत से क्या करेंगे? हमारी ताकत से क्या करेंगे? हम तो इंसाफ करेंगे जब भी करेंगे। तो क्या इंसाफ में क्या होगा? काम नहीं करने के कोई भी दुनिया में, अगर जो जिसका हक है उसको देंगे हम। तो कैसे देंगे वर्क साहब, यही तो सुनना चाहते हैं आपसे, क्या कर देंगे आप? नहीं, वो जो जिसका हक बनता होगा उसी को देंगे। तो क्या करेंगे आप? मंदिर गिरा के मस्जिद बना देंगे वहाँ? यहाँ ये हक हमारा था, यह मस्जिद थी, इसको नहीं तोड़ना चाहिए था। नहीं, अब तो जो होना था हो गया, अब आप क्या करेंगे? अब ये तो बात अलहदा है कि होना तो आपने ताकत का। नहीं तो आप इनको चंदा देंगे कि नहीं? आस्था की बुनियाद पर हम मांगने नहीं जाएंगे। ये कह रहे हैं हम आपसे चंदा मांगेंगे ही नहीं, क्योंकि हम चंदा धन के लिए नहीं मांग रहे हैं बख्श साहब। नहीं बख्श साहब, हम आपको ये बता दें जी कि ये मंदिर किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये मंदिर किसी संस्था का नहीं है, ये जन संप्रदाय का मंदिर है, जन भावनाओं का मंदिर है, ये जनता की आशाओं का केंद्र बिंदु है और जनता की इसमें भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इसलिए चाहे कोई 1 रुपया भी दे, हम घर घर ये सिद्ध करना चाहते हैं कि ये मंदिर जनता की भावनाओं का मंदिर है, किसी व्यक्ति विशेष का मंदिर नहीं है। इसलिए हम जा रहे हैं, इसलिए उनसे सहयोग ले रहे हैं। ये तो आपकी आस्था है, जो भी समझते रहे हैं। हाँ वर्क साहब, ये दूसरा माइक ले लीजिए आप जी। हाँ ये चल रहा है, हाँ अच्छा। वर्क साहब, ये कह रहा था मैं कि वहां पे जो मस्जिद बनाने की बात हो रही है, क्या उसके लिए आप चंदा मांगेंगे? वहां जो मस्जिद बनाने की मस्जिद बनाने के लिए वो जो जगह दी है, जो गवर्नमेंट की तरफ से मिली है, जी जी, बहरहाल हम उसमें कोई दखल नहीं दे रहे। तो उसमें आपका कोई सुझाव नहीं है? नहीं। अच्छा ये बताइए, जो ओवैसी साहब यहाँ आके राजनीति अपनी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि बाकी सब बेकार हैं, हम ही साकार हैं, उसके लिए क्या कहना है आपका? अरे भाई, ये तो आदमी की अपनी राय है, मेरी राय में जो है वो अपनी जगह है, उनकी राय अपनी जगह है। अरे भाई, तो उससे तो समाजवादी कोई दखल नहीं दे रहा। नहीं, उससे तो समाजवादी पार्टी कमजोर होगी ना? नहीं, समाजवादी देखिए, पॉलिटिक्स का जहां तक ताल्लुक है, हाँ, समाजवादी अपनी जगह है और पार्टी अपनी जगह है, अपने अपने मिशन के हिसाब से काम करते हैं। नहीं तो वर्क साहब, आपको लगता नहीं कि आपको सलाह देना चाहिए अखिलेश यादव जी को कि ओवैसी को भी अपने साथ मिलाएं? नहीं, वो देखिए, इस टॉपिक पर न अभी तक मेरी कोई बात हुई है उनसे, और ना आगे पता नहीं क्या नहीं होगा। लेकिन आपकी सलाह क्या है? हाँ? आपकी क्या सलाह है? आप क्या कहेंगे? मैं तो समाजवादी में हूँ, समाजवादी का काम करता हूँ। नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि भाई समाजवादी को अगर 2022 में आना है इलेक्शन में, जीत के चुनाव, तो भाई सबको साथ मिलाएगी तभी तो जीतेगी। ये इस सिलसिले में तो अभी हमारी जो लीडरशिप है, वो हाई लीडरशिप है, वो इस सिलसिले में और कर रही है। अरे भाई, आप भी हाई लीडरशिप है, इतने पुराने नेता हैं, हम लोग कब से देख रहे हैं। मैं भी शामिल हूँ उसमें। हाँ, तो इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे सवाल, इस मंच पे हम लोग ये आपको कैसे बता दूं? सबसे पहले एक बात, अपने मन की तो बात बता दीजिए। मन की बात नहीं, तो मन की बात नहीं बताऊंगा अपनी। अच्छा, मुझे ये बताइए वर्क साहब कि ये जो अरविंद केजरीवाल हैं, वो भी वहां आ गए हैं। निषाद पार्टी जो पहले बहन जी के साथ थी, वो भी अब आप छोड़ के जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ चली गई है। पहले बहन जी भी आपके साथ थी, अब वो एक किनारे हो गई हैं। तो ये 2022 का इलेक्शन, शिवपाल जी भी आपके साथ थे, वो भी अलग हो गए हैं। अभी तो इसमें कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ किसी भी पार्टी का जी। नहीं, एक डिसीजन हो गया है, निषाद, ये राजभर की पार्टी, आम आदमी पार्टी और ओवैसी साहब। अभी इनका भी फाइनल नहीं हुआ। अरे भाई, रोज मिल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और क्या चाहिए? खाना तो रोज खाते हैं। नहीं, एक साथ खा रहे हैं। लेकिन अभी फाइनल कुछ नहीं है। अभी हमारी पार्टी की पॉलिसी फाइनल क्या रहेगी, इसमें भी मैं कुछ नहीं कह सकता अभी। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो नया कानून आया, बहन जी आप लोग जो ये नया कानून लेके आई हैं, ये धर्मांतरण वाला, ये धर्मांतरण में कोई भी मुसलमान अगर हिंदू लड़की के साथ शादी कर ले रहा है तो आप लोग उसको जेल भेज दे रही हैं। वर्क साहब बताइए भाई, आपके यहाँ मुरादाबाद की कई घटनाएं हैं क्या? यही धर्मांतरण को लेके जो कई घटनाएं हुई हैं, उसमें भाई कई लड़कियां जेल चले गए। इस पे क्या कहना है आपका? ये तो इंसान तो सब बनाए हुए खुदा के ही हैं। ये कौन मान रहा है? ये कोई मान रहा है? तो ना मानने का ही तो झगड़ा है सब। ये नहीं तो ये कोई हिंदू कह रहा है, कोई मुसलमान कह रहा है, बताइए। तो ये तो, अरे भाई, हिंदू मुसलमान ये अपने अपने मजहबी एतबार से, बहरहाल सबका अकीदा या आस्था अलग-अलग है जी, तो वो अपने अपनी मजहब की बात करते हैं। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, आप जो कह रहे हैं जी जी, इसमें
अभी कोई डिसीजन नहीं है बिल्कुल। नहीं, मतलब आप धर्मांतरण के पक्षधर हैं या विरोधी है, मुझे ये बताइए किसके? कि धर्म का परिवर्तन जो लोग कर रहे हैं, आप नहीं, उसके पक्षधर हैं या विरोधी? नहीं, देखिए ये तो दो, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो जी। अगर उनमें आपस में कोई डिसीजन होता है तो वो जाने, अब उसमें हमको मजहब कोई नहीं दखल दे रहे आप? भाई, इनकी पार्टी के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये नाम बदल के लड़कियों को फंसा ले रहे हैं। कौन कह रहे? अरे भाई आप देखिए, कानून आप देखिए, बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं और कानपुर में तो 17 केस ऐसे आ गए हैं। नहीं, ये काम हम इसमें नहीं, ये लव जिहाद का जहां जी, लव जिहाद की बात हो रही है। बीजेपी ये नए मैंने पॉलिसियां करती रहती है और जो पब्लिक के अंदर जो यूनिटी होनी चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत होनी चाहिए, वो उनको टुकड़े करती रहती है। ये आपस में पब्लिक के मोहब्बत को हटा के लव जिहाद करवा रहे हैं लोग, हैं? यही कहना चाह रहे हैं? बहन जी देखिए क्या कह रहे हैं बर्क साहब। नहीं, मैं तो ये नहीं कह ये कह रहे हैं कि भाई लव जिहाद आप लोग करवा के झूठे ही सारा पब्लिक को घुमा रहे हो। अरे ये तो आप गलत कर रहे हैं। नहीं, हम गलत क्यों करेंगे? नहीं, आप अरे भाई हम क्यों गलत आप- करेंगे? ये हम क्यों गलत करेंगे भाई? आप दोनों लोग पड़ोसी हैं, हम तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, इनसे जवाब ले रहे हैं। नहीं ठीक है, तो ये हमारे पड़ोसी हैं, हम इनके पड़ोसी हैं तो नहीं, लेकिन ये भाजपा के हैं, आप समाजवादी पार्टी के, ये भी मामला है ना। पड़ोसी होते तो ये ठीक मामला चलता। तो चलता ही रहेगा। बहन जी क्या कहना है इस पे आपका? भाई बर्क साहब का कहना है कि सब आप लोग उलझाने का काम कर रहे हो और कोई काम नहीं कर रहे हो। मैं बर्क साहब के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी, मेरे आदरणीय हैं, बड़े हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगी कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बताइए बर्क साहब, अब इन्होंने तो कह दिया कि आप लोग की भावना जैसी है वही उसी तरीके से सोचते हैं। बताइए अब। नहीं, मैं इसमें इतना कहना चाहूँगी मैं इस उसमें बर्क साहब, मैं ये कहना चाहूँगी जी कि ये समाज जो है वो एक दर्पण है और जीवन की वास्तविकता को समझता है। आपस में शादी संबंध कर लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो परिस्थिति बनी है इस समय वो वास्तव में दुखद है और निंदनीय है। वो इसलिए है कि यदि कोई मुस्लिम लड़का मोहम्मद या शौकीन या कुछ भी नाम ऐसे रख के और मुस्लिम लड़की को फंसा ले तो क्या ये सही रहेगा? हिंदू लड़का जी, मुस्लिम लड़का। नाम रख के और मुस्लिम लड़की को फंसा ले तो क्या ये सही रहेगा? या मुसलमान लड़का हिंदू या मुस्लिम लड़का सोनू मोनू ये इस तरह के नाम रख के तिलक लगा के कलेवा बांध के हिंदू लड़की को फंसा ले, ये सही रहेगा? मैं आप लोगों से ही पूछना चाहती हूँ। बताइए भाई बर्क साहब। सही रहेगा? बताइए बोलिए बर्क भाई, साहब, बोलिए। मैं पूछ रही हूँ ऐसे ही जनरल बात। सार्वजनिक- सुन रहा हूँ। हैं? अब धोखाधड़ी तो हर जगह बुरी। यही धोखाधड़ी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये बहुत गलत है, निंदनीय है और ये नहीं होनी चाहिए। बर्क साहब आप क्या कहते हैं, बुरी है ये? देखिए कह रहे हैं बुरी। हाँ, नहीं सुन लिए पहले। गवर्नमेंट नहीं, ने उनका तर्क भी सुन लेते हैं ना। हमारी जी यूपी के चीफ मिनिस्टर साहब ने जो लव जिहाद के नाम से ये एक बिल पास किया है जी। वहाँ पर, तो उसको उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी तो आप कह रहे हैं सही है, अब नहीं, कह रहे हैं कि मैं लव जिहाद के कहता नाम पे हूँ बिल सही पास है। कर दिया। सही नहीं, वो तो उन्होंने जो पास किया है हाँ। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम बेस पर किया है। वो इन हालात को बिगाड़ना चाहते हैं, इससे हालात बिगड़ेंगे, सुधरेंगे नहीं। तो आपकी क्या सलाह है, क्या होना चाहिए ऐसे हालात में? जैसे भाई इन्होंने कहा भाई हर आदमी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो हमें जितने भी कानून में रियायत दी गई है उसके हिसाब से हमें हर आदमी को, मुसलमान हो, हिंदू हो या जाटव हो, कोई भी हो, तो बहरहाल उसको जीने का और कानून के दायरे में रहने का हक हासिल है। लेकिन आप हमारी जड़ें काट रहे हैं, आप हमें जीने नहीं देते। हमें यहाँ चाहते हैं कि मुसलमान इस देश में रहे नहीं, लेकिन आपसे मिटाए नहीं जा सकते मुसलमान। अरे भाई जिम्मेदारी से कह रहा हूं। बहन जी कह रहे हैं कि हम लोग पड़ोसी हैं, आपका इतना सम्मान करती हैं, आप कह रहे हैं कि रहने नहीं दे रहे हैं। सम्मान करने का सवाल पैदा हो जाए। सम्मान करेंगे तभी तो रहने देगा। वो सम्मान अपनी जगह है भाई बहन जी लेकिन देखिए, आप रहने देना चाहती नहीं और कह रही हैं आप सम्मान करते हैं। अब मामला आप अपनी देखिए, जगह है। ये सुन लीजिए वर्क साहब की बात। वर्क साहब कह रहे हैं आप लोग इनको यहाँ से समूल भगाना चाहते हैं। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मोदी जी हमारी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं
क्या कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी वर्ग ये कह सकता है कि उसके साथ पक्षपात किया जा रहा है? कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता। और सबसे ज्यादा फायदा, क्योंकि मुस्लिम लोगों में गरीब लोग बहुत हैं, सबसे ज्यादा फायदा अनुसूचित जाति के लिए और हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के लिए दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। भरत साहब बताइए, आपको आपके गरीब लोगों को सिलेंडर मिल रहा है कि नहीं? उसमें जाति पूछी जा रही है आपसे? क्या आपके गरीब लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप मुझे बताइए। नहीं मिल रहा है? क्या मकान मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? कहाँ मिल रहे हैं? उसमें भी मतलब ये है कि पॉलिसी में फर्क है लोगों। नहीं, क्या फर्क? आप बताइए ना। हम लोग खुले मंच पे बात कर रहे हैं। हम लोग पूरी दुनिया सुन रही है। कह रहा हूँ कि इस मुसलमानों के साथ आज भी नाइंसाफी हो रही है। नहीं, किस तरह की नाइंसाफी? भाई देखिए, एक मुसलमान है, हाँ, और वो उसका हकदार है, हाँ, तो उसको नहीं दिया जाता? नहीं, कह तो रही इनके पास लिस्ट है, हजारों मुसलमानों को दिया गया है। दिए गए होंगे, मैं नहीं कहता, मैं इनकार नहीं करता कि नहीं दिए गए हैं जी, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं दिए गए। तो आप लिस्ट दीजिए, उनको मिलेगा। है? भाई ये कोई जाति, ये तो कोई भेदभाव तो नहीं कर रही है ना भाई। आपका आरोप जो ये है कि ये आप ये भगाना चाहती हैं यहाँ से, तो ये तो रखना चाहती हैं। हम भगाना चाहते हैं आपको। भाई जनता में से सवाल, अतुल बर्ग साहब से सवाल लो भाई। रंजना, बर्ग साहब से कोई सवाल लो। यहाँ पर मैं काफी देर से चर्चा को सुन रही थी ध्यान से। बहुत ज्यादा गंभीर ये है अरविंद जी कि अभी मैं हाल फिलहाल कल ही एक मामला थोड़े दिन पहले पढ़ रही थी, मुरादाबाद से ही है, जहाँ पर लव जिहाद का असर युवक और युवतियों पर पड़ता है। वो अलग बात हो गई, उस पर आपने लंबा चौड़ा डिस्कशन भी किया, लेकिन एक महिला, उसके पेट में पल रहे बच्चे की भ्रूण हत्या कर दी गई नारी निकेतन द्वारा, हवाला दिया गया लव जिहाद का। कितना गंभीर है ये। वो बच्चा जो दुनिया में आया ही नहीं, उसका मजहब पहले तय कर दिया गया, उसको इस दुनिया में आने भी नहीं दिया गया। ये सवाल किससे है? गुलाब देवी से हैं, क्योंकि इनकी सरकार में कानून बनाया गया है। कानून के अपने प्रोज एंड कॉन्स मैडम होते हैं, वो चर्चा का विषय। लेकिन मैं एक इंसानियत के नाते यह सवाल पूछ रही हूँ कि एक बच्चा जो दुनिया में नहीं आया, लव जिहाद का मामला उस पर डाल के उसकी माँ के ही कोख में उसको वहीं मार दिया गया। मुरादाबाद की ये घटना है। पिंकी नाम था, पिंकी नाम था महिला, मैं नाम नहीं लेना चाह रही थी, यही घटना है। कितना गंभीर है ये? जी बहन जी बताइए, जवाब दीजिए भाई। इसमें जो आप बता रही हैं कि उसके बच्चे की हत्या कर दी गई, उसमें क्या कारण रहे, उन कारणों पे आपको जाना पड़ेगा। उन क्या कारण रहे उन पे जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो लव जिहाद के माध्यम से कोई बच्चा हो तब उसकी हत्या कर दी गई हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये ऐसा नहीं किया जा रहा है। बच्चे जब वो शादी कर ली उसने, तो बच्चे के साथ ऐसे कैसे होगा, ये नहीं। क्योंकि हवाला मैडम लव जिहाद का ही दिया जा रहा है, कारण उसी को बताया जा रहा है। भाई इनका ये कहना है रंजना कि आप इसके कारण, इसके अतीत में जाएं। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको पता चलेगा कि आखिर वहां पे क्या हुआ था। ये आरोप लगाया गया था, मैं समझता हूं कि उस महिला की तरफ से, जहां तक मुझे याद है जो खबर हमने पढ़ी थी, शायद वही होगा। वर्ग साहब, आपको क्या लगता है कि समाज में अमन चैन, समाज में स्थिरता, समाज में बदलाव, समाज में विकास कैसे आएगा? किसकी सरकार ले आएगी? भाई समाज में बर्ताव देखिए, समाज एक ऐसा मैदान है कि जिसमें हर आदमी को रहने की, जीने की, खाने की, पीने की पूरी आज़ादी जी होनी चाहिए जी। अच्छा, अब अगर हम उसमें पाबंदियां लगाएंगे और गवर्नमेंट उसमें पाबंदियां लगाएगी हमारे ऊपर, तो फिर उससे निजाम बिगड़ेगा, हालात बिगड़ेंगे। किस पाबंदी की बात कर रहे हैं? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या पाबंदी लगा दिया बताइए। आपको पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, दाना मिल रहा है, राजनीति करने का मौका मिल रहा है, क्या पाबंदी लगाएगी बताइए। मान लिए हमें खाने पर पाबंदी नहीं है। हाँ, कैसे? जैसे यही है कि हम अपनी मर्जी से कोई चीज नहीं खा सकते। जैसे आप बताइए। आप क्या गाय की बात कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? हाँ, गाय तो आपका देखिए मजहबी मामला है, नहीं हमारा नहीं मामला है। ना मुसलमान उस पर कोई जोर देता है, ना हमें जरूरी है कि कुदरत ने, अल्लाह ताला ने बहुत से चीजें बनाई हैं। तो आप बताइए ना, अब तो मंत्री बैठी हुई हैं, हम लोग जवाब देंगे। कोई सवाल नहीं है, लेकिन वैसे ही अब रास्ते में मान लीजिए किसी ये गोश्त की फैक्ट्रियां हैं, तो ये भैंसे कटती हैं, वो करते हैं,
लेकिन वो भी गोश्त अगर ले जाते हैं तो उस पर भी पुलिस रोकती है और पाबंदी लगाती है उस पर। तो भाई वो कह रहे हैं कि आप नियम से करिए, लाइसेंस लीजिए, लाइसेंस लेकर ये बहन जी नहीं, बताइए भाई, लाइसेंस इनका है। कहना है कि भाई गोश्त की फैक्ट्री आप लोग बंद कर दे रहे हैं, यही कहना है ना आपका? ना मैं क्यों कहूँ, मैं गोश्त की ये तो ये बंद कराएंगी, मैं तो खुलवाऊंगा। नहीं तो आपका सवाल क्या है? आपका क्या सवाल है कि भाई आपके मन मर्जी से ये लोग आपको खाने पीने नहीं दे रहे हैं? नहीं, मतलब ये कि भाई मुसलमानों पर जगह जगह हर कदम पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, उनको उनके साथ। तो आपने कभी नाइंसाफी होती है। आपने लिस्ट बनाई कि क्या क्या पाबंदी लगा दी गई? जब मौका आएगा तो लिस्ट भी पेश कर देंगे। अरे तो इससे बड़ा मौका कहाँ मिलेगा? अरे इसका ये तो क्या, ये तो घर की महफिल है। तो नहीं, ये तो नहीं, यहाँ से तो नहीं, लेकिन आपके घर से ही सारा देश में संदेश जा रहा है। पहले तो घर को दुरुस्त नहीं करेंगे तो फिर प्रदेश और देश को कैसे दुरुस्त करेंगे? बर्ग साहब देखिए, पहले तो लोग कहते हैं कि भैया घर को ठीक करो। भाई हम तो चाहते हैं कि समाज जो है जी, समाज में सबको आपस में बात करने की, काम करने की या एक दूसरे की मदद करने की आज़ादी होनी चाहिए। जी जी। क्या जब मुल्क में आज़ादी होगी और हम एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे जब ही देश आगे बढ़ेगा। आज देश को बढ़ाने के लिए भी सबसे पहले माहौल ठीक होना ज़रूरी है। अगर माहौल ठीक होगा और सारी कौमें मुतमईन होंगी तो देश बहुत आगे जाएगा। तो ये तो कह रहे हैं माहौल इससे अच्छा तो कभी था ही नहीं, तो कह रहे हैं कि राम राज आ गया है। इस वक्त सबसे बुरा माहौल है इस वक्त। अरे भाई ये कह रहे हैं राम राज आ गया, आप कह रहे हैं सबसे बुरा माहौल है। बहन जी बताइए भाई, बर्ग साहब कह रहे हैं सबसे बुरा माहौल है इस समय। मैं ये बताना चाहूंगी जी कि ये भारत का और उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि जी। भारत में भी एक सन्यासी के हाथ में राजनीतिक सत्ता है और प्रदेश में भी एक सन्यासी के हाथ में राजनीतिक सत्ता है, जो स्वप्न में भी देखते हैं तो केवल जनता का हित देखते हैं। वो किसी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय के आधार पर शासन नहीं कर रहे हैं। सरकार की जितनी योजनाएं आ रही हैं हर जाति के लिए मिल रही हैं। और ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें कोई भ्रष्टाचारी होगा, दुराचारी होगा और किसी प्रकार से अनुशासनहीनता होगी, वो कहीं पर भी सहन नहीं की जाएगी। यहाँ जाति और धर्म की तो कोई बात ही नहीं है। बर्ग साहब इनका कहना है कि भाई देखिए दोनों जगह सन्यासी हैं। जहाँ तक हाँ एकदम जी। हाँ माइक दीजिए भाई। 2 साल माइल ये हाँ। लीजिए। हम लोग बर्ग साहब से जवाब ले लें यार, तब पूछो आप। बर्ग साहब ये कह रही हैं कि भाई दोनों जगह सन्यासी बैठे हुए हैं, देश में भी और प्रदेश में भी, तो इससे अच्छा शासन क्या होगा? तो हम सन्यासी समझे जब तो सन्यासी हैं, हम कहाँ समझे उन्हें सन्यासी। तो आप क्या समझ रहे हैं बर्ग साहब? आपको क्या समझ में आ रहा वो है? तो सियासी है, सन्यासी नहीं है, सियासी है। क्या सवाल है आपका? जी, मेरा नाम अभिनव चौधरी है, मैं बेलारी से हूँ जी। मेरा सवाल माननीय मंत्री जी से है कि हाँ। आपकी सरकार जो है भ्रष्टाचार को लेकर के आई थी, लेकिन अब भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। आपने देखा जैसे कि अभी मुरादनगर में शमशान घाट गिर गया तो उसमें 25 लोगों की मौत हुई। पहली बार ऐसा हुआ उत्तर प्रदेश में कि सन्यासी के हाथ में सत्ता है, उसके बावजूद शमशान घाट से लाशें घर को गई, जबकि उल्टा होता है कि लाशें शमशान घाट आती हैं। तो इसके पीछे क्या है? मतलब ठीक है। मुख्यमंत्री हाँ ठीक है, जवाब दीजिए। हाँ बहन जी बताइए। आपने जो बताया, आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि इससे पहले कोई भी कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं होती थी। अब चाहे जरा से भी कोई भी भ्रष्टाचार की बात आती है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सीधी कार्रवाई करते हैं, उसका निलंबन किया जाए, एनएसी लगा जाए, कुछ भी किया जाए। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोग जेल गए यार, बहुत सारे लोग बिल्कुल आप जेल सही कह रहे हैं कि जो बनारस में पुल गिरा था उसमें भी जांच की गई, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ये तो एक आकस्मिक बात थी कि वो रखा जा रहा था और एकदम नीचे आ गया, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं थी। हाँ किसानों के लेके पूछते हैं ना अभी। जी बताइए। हाँ ये मेरा कहना ये है, मेरी 2 समस्याएं हैं, किसान परिवार से हूँ। एक पहली समस्या तो ये है, हमारे दोनों माननीय नेता बैठे हैं, मैं दोनों से कहना चाहता हूँ कि हम किसानों के ट्यूबवेल होते हैं, तो ट्यूबवेल के लिए हम लोगों को कनेक्शन कराए हुए फीस जमा करूँ 2 साल हो गए, लेकिन बिजली विभाग ने अभी तक हमारा सामान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? तो आप बहन जी से मिलिए, जरूर सामान देंगे आपको।
सुना लो, सवाल ले लो, एक और सवाल ले लो भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एकदम बात किसानों की बात पूरी भी नहीं नहीं सुनेंगे एकदम आप। पूरी सुनाइए, एकदम बताइए। हम लोग धरना प्रदर्शन करने नहीं जा रहे, लेकिन नहीं हमारा हक है आप अपनी बताओ, बात कहने का। आप बताओ, सुन रहे हैं। दूसरा हमारा गन्ना भुगतान का मसला है। माननीय मंत्री जी बैठी हैं, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गन्ना पड़ा हुआ 2 महीने हो गए, हमें पेमेंट क्यों नहीं मिल पा रहा है गन्ने का, और ठीक हमारा है। गन्ने का रेट अभी तक क्यों घोषित नहीं हुआ है। ठीक है, वो ठीक है, अभी बताइए मंत्री जी, आप बताइए, बैठ जाइए। न, ऐसा है, आपने 2 समस्याएं हमारे समक्ष रखी। एक तो गन्ना भुगतान की रखी और एक आपके ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं हुआ है। आप हमसे मिलिए और आपकी दोनों समस्याओं का समाधान किया जाएगा। नहीं, एक सार्वजनिक समस्या है, जनहित की समस्या है। नहीं, ठीक है, आप बताइए। नहीं आप, ये बात हो गई ना, हो आप गई, आप बताइएगा, मैं अधिकारियों को बुलाऊंगी और आपकी जी। नहीं, ठीक है, आप बताओ यार, लिख के शिकायत दो आप इनको। आप मुझे बताओ, आप इसके बताओ, आप समाधान हमें भी हम बताओ, करेंगे। हम भी बैठे हुए हैं। ठीक है, हम ठीक है। नहीं, बर्क साहब, मैं समझता हूं, मैं जी। आपको धन्यवाद दूंगी, आपने जनहित की बात यहाँ रखी और इसका समाधान किया जाएगा। बर्क साहब, ये किसानों का आंदोलन क्यों नहीं खत्म हो रहा है? भाई, किसानों के साथ जब इंसाफ नहीं हो रहा और जो कानून पार्लियामेंट के अंदर पास किया गया तो जबरदस्ती कर लिया गया, ताकत के बलबूते पर कई तो आप लोग भी तो थे उस पार्लियामेंट में। थे, तो हम लोगों को मौका इतना कहाँ दिया गया? मौका नहीं दिया गया, जबरदस्ती कानून किसानों के खिलाफ पास हो गया। आज के किसान उसके लिए कि ये इसको वापस लिया जाए, आज इस जाड़े में, बरसात में और इतने बुरे हालात में आज वो जिस जिंदगी गुजार रहा है, जिसमें 50 से मैं समझता हूँ 150 आदमी मर चुके हैं, लेकिन उन्हें कोई एहसास नहीं है इस बात का, बल्कि उन्हें तो अपनी हुक्मरानी चाहिए। तो हुक्मरानी अगर इंसानों पर इस तरीके से की जाएगी कि जहाँ मॉब लिंचिंग होता हो कि कोई आदमी पकड़ा, 150 आदमियों ने एक आदमी को घेर के उसको ज़बरदस्ती मार दिया गया, और कितने बलात्कार देश में हो रहे हैं, हुए हैं, और देश के सामने सारे हालात हैं, इसमें आज तक सुधार क्यों नहीं आया? तो कैसे मुल्क का माहौल कैसे ठीक हो सकता है? जब तक के इंसानों को सुकून नहीं होगा और उनके साथ इंसाफ नहीं होगा, तो उस वक्त तक देश के हालात नहीं बदल सकते। और मैं पुरजोर मांग करता हूं कि किसानों के मसले को फौरन हल करना चाहिए, और पार्लियामेंट शुरू होने से पहले 29 को पार्लियामेंट होने जा रही है, मेरी मांग है कि इस कानून को वापस करने का गवर्नमेंट ऐलान करे जब खैरियत है, वरना देश ये किसानों का देश है, और किसान अगर नहीं है देश में तो हिंदुस्तान नहीं है। तो देश जो है किसानों का है। बहन जी, भाई देखिए, ऐसा इनका कहना है कि ये किसानों का देश है, तो हम लोग जानते हैं, किसान परिवार से आते हैं, ये भी हम लोग जानते हैं। तो ये जो समस्या है, आज भी एक 9वें दौर की बातचीत शायद होनी है, 8 बजे का समय है। अब तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप कर दिया है, एक कमेटी भी बना दी है। मैं समझता हूं कि एक ने इस्तीफा भी तो दे दिया भाई, उनमें 4 में से एक ने इस्तीफा भी दे दिया जी। मुतमईन नहीं है, इस कमेटी से मुतमईन नहीं है, ये बिल्कुल यानी धोखाधड़ी है। ये उनके ही चेले हैं, चेले चाटे हैं जो उनको बना दिया गया। जी हाँ, उसमें जो लोग हैं वो मनमोहन सिंह के समय में रहे हैं। आपने पढ़ा वो कमेटी में कौन कौन लोग हैं? मैंने सबके पढ़े हालात जी। तो आप उनको मानते हैं कि अभी इनके लोग हो गए हैं? हाँ जी, ये नहीं है, ये तो तुम्हारे ही है भाई। वो तो मनमोहन सिंह के लोग थे जिसको आप लोग समर्थन करते थे, अब वो इनके हो गए। देखिए, यही सत्ता का फर्क है, क्या किया जाए। बहन जी जवाब दीजिए भाई, तो हम लोग सेशन खत्म करेंगे। अरविंद जी, मुझे बड़ा दुख के साथ में ये कहना पड़ रहा है जी, कि किसानों से संबंधित जो कानून बना, जी, अभी हमारे बर्क साहब ने कहा कि संसद में अकेले व्यक्ति को दबोच लिया और बहुत लोगों ने मिलके और ये कानून बना दिया। जी। पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ, यहाँ जन समुदाय बैठा हुआ है, बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं,
कि संसद जो है वो ऐसी नहीं है कि किसी व्यक्ति को दबोच के और कोई भी कानून बना लिया जाए। वो एक पवित्र मंदिर है। भाई वर्क साहब तो सांसद रहे, खुद ही जानते हैं। हाँ, वो पवित्र मंदिर है जिसमें हमारे वर्क साहब ने जिसको कई बार सुशोभित किया है। और इस बार उसमें आपको जाना है बैठे। वहां पे, है कि नहीं? इस बार जो है लोग सोच रहे हैं कि भाई बहन जी भी जो है वहां पहुंचे। अब वो कहां से पहुंचेंगी ये तो पार्टी तय करेगी। खैर, भविष्य को किसी ने नहीं देखा जी है। जी, एकदम ठीक कहा आपने। जब हमारे माननीय राष्ट्रपति जी कोविंद जी राष्ट्रपति बन सकते हैं, जी जी हमारे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी बन सकते जी हैं, जी। और माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी बन सकते हैं, और वर्क साहब इन परिस्थितियों में भी जब सांसद बन सकते हैं, क्या तो बात किसी है। की किस्मत का कुछ पता नहीं। प्रधानमंत्री मुझे बना के देख लीजिएगा, फिर देखिए क्या होता। तो मैं ये कहना चाहूंगी, जी 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 अभी किसानों के बारे में, अभी वर्क साहब ने किसानों के बारे में बताया। जी। पहले तो वर्क साहब आपको पता है, और आप तो कई बार सांसद रहे हैं, कि कोई भी कानून बनता है तो सबको विश्वास में लेकर उस पर विचार विमर्श किया जाता है, और विचार विमर्श करने के बाद में संसद में चर्चा होती है। जी पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने पक्ष के लिए रखते हैं, जी हाँ सहमति और असहमति, और अंत में जाकर वो कानून का रूप धारण करता है। जी। तो जहां इस प्रकार की स्थिति हो, आप भी बैठे होंगे जब चर्चाएं चल रही होंगी, उस समय किसी प्रकार का कोई भी विरोध नहीं था, और इसलिए विरोध नहीं था कि जब कांग्रेस सत्ता में थी यही सारी चीजें उन्होंने भी लागू की थी, प्रणब मुखर्जी जी ने जी। और उन्होंने कहा था, सब मुख्यमंत्रियों के लिए पत्र लिखा था, और उन्होंने कहा था कि किसानों के हित में ये सारी चीजें होनी चाहिए जो आज हमारे माननीय मोदी जी ने इसमें रखी हैं, इस पत्र में रखी हैं। तब वर्क साहब ने विरोध नहीं किया क्योंकि वो तो उनके साथ थे उस समय। हाँ जी जी, उस समय कोई विरोध नहीं किया। आपने उस समय विरोध नहीं किया जब प्रणब मुखर्जी? विरोध किया है, उसमें मौजूद है। अच्छा, उस समय विरोध किया था आपने? भाई किसानों के खिलाफ जो कानून बनाया जा रहा था जी, तो मैंने उसका अपोज किया था। तो आप एकमात्र आदमी रहे होंगे लग रहा है समाजवादी पार्टी, बाकी लोगों ने तो समर्थन कर दिया। नहीं, सब बहरहाल सारा अपोजिशन अपोज कर रहा था। उसके बाद भी बन गया। जी, बन गया भाई। चलिए मैं ये उम्मीद करूंगा कि, मैं समझता हूं कि किसी भी समाज में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों होना चाहिए। अगर दोनों नहीं होगा तो किसी के कामकाज पे सवाल नहीं उठेंगे, किसी से सवाल नहीं पूछा जाएगा, और जब सवाल नहीं पूछा जाएगा तो मनमानी होगी। तो शायद यहाँ पर वर्क साहब जैसे नेता की भी आवश्यकता है, और गुलाब देवी जैसी नेत्री की भी आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर दोनों लोग जो है मिलके किसान के लिए बात करेंगे, नौजवान के लिए बात करेंगे, विद्यार्थी के लिए बात करेंगे, तभी जो है समाज का भला होगा। और मैं समझता हूं कि 2022 बड़ी चुनौती है वर्क साहब के लिए, तो बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि देखिए बहन जी से भी इन लोगों ने हाथ मिला के देख लिया, और राहुल जी से भी हाथ मिला के देख लिया। अब कहां जाएंगे ये सोचने और विचार करने की बात है। हैं? अच्छा, ईवीएम पे जाएंगे। चलिए, अब ईवीएम से हाथ इस बारे में मिलाएंगे। भाई ये लोगों का कहना है, और मैं समझता हूं कि ये जो सेशन है इसको समाप्त किया जाए, क्योंकि मुरादाबाद की संस्कृति को लेकर हमारा अगला सेशन आ रहा है। जी, मैं खुद लीडर हूँ मुसलमान कौम का। जी जी। ये नहीं, मुझे किसी की उसकी जरूरत नहीं है। आप जो कह रहे हैं तो मैं उनका पिछलग्गू थोड़ा ही हूँ किसी का। मैं खुद पॉलिसी तय करता हूँ, खुद पॉलिसी बनाता हूँ। तो मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि अब आगे क्या पॉलिसी। भाई वैसी साहब कह रहे हैं कि अब तो मैं उत्तर प्रदेश में आ गया, उत्तर प्रदेश का लीडर मैं हूँ। उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा मिला था, कहीं 500 वोट मिले, कहीं से नहीं। वो तो कह रहे हैं कि भाई हम लोगों ने नहीं, वो हम लोगों ने बिहार में किला, मेरा पोता लड़ा था जी, उसको 62,000 वोट मिला था आजाद। तो वैसी साहब तो कह रहे हैं कि हम लोग में बिहार में हमने 5 सीटें फतेह कर ली हैं, अब हम लोग यहाँ पे 50 सीटें फतेह करेंगे। वर्क को लड़ाया था मैंने जी, और इस साल इंशाल्लाह वो फिर लड़ेगा। क्या बात है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि आने वाले समय में क्या होने जा रहा है, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि भाई राजनीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों है। राजनीति में दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। हाँ, नहीं, दुश्मनी तो नहीं लग रही है मुझे। तो चलिए रंजना, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं चाहूँ पावर्ड बाय यूपी गवर्नमेंट, एसोसिएट स्पॉन्सर आशीष फीड से बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। आशीष फीड और मुरादाबाद मेडिसिटी।